दोस्तों भारत का एक ऐतिहासिक राज्य बिहार, जिसका नाम सुनते ही आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? खराब सड़कें, गरीबी, बेरोजगारी और पुअर गवर्नेंस। अगर इन सबको मिलाकर कहें तो आपके मन में एक बीमारू राज्य की तस्वीर आता है। लेकिन दोस्तों क्या बिहार शुरू से ही ऐसा था? क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार के वैशाली में ही बना था? क्यों हो गए ना हैरान? दरअसल बिहार का इतिहास है ही कुछ ऐसा दोस्तों, जो आज के बिहार से बिल्कुल अलग और संपन्न हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध धर्मों में से कुछ धर्म जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म बिहार की ही देन है। और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही थी। इसके अलावा दुनिया को राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य भी बिहार के ही रहने वाले थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे पवित्र हिंदू ग्रंथ में से एक रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी भी बिहार की मिट्टी से ही उपजे थे। दोस्तों दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला था और सर्जरी का जन्मदाता सुश्रुत बिहार से ही थे। और दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाला आर्यभट्ट भी बिहार के ही रहने वाले थे। इनके साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक महान जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी इसी बिहार की जमीन से निकले थे। ऐसे में बिहार के सरनेम इतिहास को जानने के बाद कोई भी आज के बिहार की बीमारू स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्योंकि आज जब आप बिहार को देखते हैं तो अपने इतिहास पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वैसे आपको लग रहा होगा कि आज की इस वीडियो हम बिहार की गरीबी और पिछड़ेपन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सुनिए ये सब तो आपको पता ही है और कई सारी वीडियोज आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बिहार की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के बजाय हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार अपने खोए हुए सरनेम इतिहास को वापस कैसे ला सकता है, कैसे बिहार सबसे पिछड़े राज्यों से उभर कर वन ऑफ द बेस्ट स्टेट बन सकता है। सो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इन सभी प्रॉब्लम्स के हल पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार अपने स्वरूप को कैसे वापस ला सकता है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि बिहार की प्रॉब्लम तो आप सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस समस्याओं का एंड कैसे होगा ये आपको आज जानने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन बिहार रीजन इट्स लॉस्ट हिस्ट्री? नंबर 1, प्रमोशन ऑफ ईस्ट सेक्टर इन बिहार। दोस्तों आजादी के बाद भारत के बहुत से ऐसे स्टेट थे जो गरीबी और पिछड़ापन के शिकार थे, चाहे वो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश या साउथ इंडिया के कुछ गिने चुने स्टेट हो। लेकिन देखते ही देखते डेवलपमेंट होते गए, लेकिन बिहार आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ तक साल 2000 में बने छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड जैसे स्टेट भी तेजी से डेवलप होके बिहार से आगे निकल गए। लेकिन इतना बेहतरीन इतिहास होने के बावजूद भी बिहार आज भी संघर्ष कर रहा है। दोस्तों यहाँ से अगर बिहार को फिर से ग्रोथ कराना है तो सबसे पहले चीजों को नोटिस करना होगा जो दूसरे स्टेट के डेवलप होने के कारण बने हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा का एग्जांपल ले लें तो इन दोनों स्टेट के डेवलप होने के पीछे कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। आज हरियाणा में गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में नोएडा इनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा फैक्टर है। पर आपको जानकर आश्चर्य होना चाहिए कि हरियाणा का जीडीपी ऑलमोस्ट 60% आखिर गुरुग्राम से आता है। उसी तरह लगातार डेवलप की सीढ़ियां चले उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बिहार के बराबर ही माना जाता था, लेकिन आज वहाँ नोएडा जैसे शहर है जो उत्तर प्रदेश को डेवलप कराने में एक अहम भूमिका निभा रही है। आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 10.12% का भागीदार है। कि आखिर बिहार के पास ऐसा कोई शहर, ऐसी कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है। अगर आने वाले दिनों में बिहार के पास कोई आईटी सिटी हो तो बिहार की पोटेंशियल ग्रोथ भी काफी बढ़ सकता है, जो कि बिहार की एग्रीकल्चर सेंटर जीडीपी को बूस्ट दे सकता है। इसीलिए बिहार की गवर्नमेंट को पटना जैसे शहरों को आईटी हब बनाने पर जोर देना चाहिए। और आप लोग भी शायद मन ही मन सोच रहे होंगे कि पटना और आईटी हब, लेकिन दोस्तों जब उत्तर प्रदेश के पास लखनऊ आईटी हब बन सकता है तो पटना क्यों नहीं बन सकता? बिहार के लिए आईटी इंडस्ट्री इकोनॉमी पर्सपेक्टिव के साथ ही साथ यहाँ बड़े लेवल पर हो रहे ब्रेन ड्रेन को रोक सकती है। दोस्तों बिहार की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा नौकरी की तलाश में बेंगलोर, गुड़गांव, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों की तरफ प्लानिंग करता है, जिसका बड़ा मैन पावर जो स्टेट को बूस्ट कर सकता था वो दूसरे शहरों में अपना फ्यूचर ढूंढ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर वही बिहार की IIM में सिलेक्ट होने वाले लोगों को बिहार में ही रोका जा सकेगा तो दूसरे शहरों में एडजस्ट होने और नौकरी ढूंढने में बिहार के युवाओं को इतना सफर नहीं करना पड़ेगा। और ये सब आईटी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश से ही संभव हो सकता है। प्रमोट फिल्म एंड एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री। दोस्तों इस प्लान करने वाले हिस्से में एक ऐसा वर्ग भी है जो मुंबई की तरफ प्लान करता है ताकि फिल्म इंडस्ट्री के इर्द गिर्द कोई अपनी पहचान बना सके। आज भी मुंबई की किसी भी फिल्म शूटिंग पर चले जाएं तो आपको फिल्म क्रू में कोई ना कोई बिहार के व्यक्ति जरूर मिलेगा। और दोस्तों ये कोई हवाई बातें नहीं है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री आज करीब 197 बिलियन रुपीज की हो चुकी है, जो कि एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है। बता दें कि भारत के हर राज्य के पास अपना फिल्म इंडस्ट्री है। जैसे कि आंध्र
प्रदेश अपना तेलुगु फिल्म चलाता है, तमिलनाडु तमिल और बंगाल में बंगाली चलती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार की भोजपुरी फिल्में बिहार में नहीं बनती है। दोस्तों जहां हम नोएडा में मौजूद IT हब की बात करते हैं, तो हम यहाँ मौजूद नोएडा फिल्म सिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल आज नोएडा फिल्म सिटी में ही लोकेटेड है, जिससे यूपी के यूथ को तो जॉब मिल रही है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा भी इंडस्ट्री की मदद से ग्रोथ कर रहा है। वहीं बिहार के यूथ को किसी इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई की तरफ रुख करना पड़ता है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री भी वहीं से बेस्ड है और इससे ना तो फायदा स्टेट का हो रहा है और ना ही वहाँ की जनता का। इसके अलावा दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री तो दूर की बात है, बिहार में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तक नहीं है। जी हाँ, हो गए ना हैरान। जहाँ इंडिया क्रिकेट का इतना बड़ा मार्केट है, इवन इसे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल ही में IPL भोजपुरी कमेंट्री को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में क्रिकेट कितना पॉपुलर है। पर क्रिकेट इकोनॉमी को इग्नोर करते हुए बिहार में एक भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। फोकस ऑन स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। दोस्तों ये तो रही फिल्म और स्पोर्ट इंडस्ट्री की बात, लेकिन बिहार की किस्मत बाकी इंडस्ट्री को लेकर भी कुछ ठीक नहीं रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे बिहार में पर 1 लाख लोगों के लिए सबसे कम फैक्ट्रीज है। ये प्रॉब्लम आखिर बिहार के साथ ही क्यों है? बिहार के CM के मुताबिक उनका जवाब है बिहार का समुद्र किनारे ना होना। देखो ये बात भी कुछ हद तक तो ठीक है कि बिहार एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, लेकिन दोस्तों इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। दोस्तों आज भले ही कोस्टल रीजन की इकोनॉमी वहाँ की इंडस्ट्री सेक्टर थ्राइव कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैंड लॉक्ड स्टेट जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना कहीं बहुत पीछे है। इसीलिए लैंड लॉक्ड वाली बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल पूरी सच्चाई ये है कि यहाँ के लैंड छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है। इस वजह से अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ लैंड भी खरीदना चाहे तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बिहार के पास पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड मौजूद है। इस वजह से कोई भी अपनी जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं देना चाहती। ऐसे में जरूरी यह है कि गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट का जिम्मा अपने सर ले और मेक श्योर करें कि बिहार की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो सके। फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों इसके साथ ही बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट देने के लिए एक नया रास्ता बनाया जा सकता है बिहार के युवाओं के लिए। दोस्तों बिहार में बहुत से बड़े नाम और चेहरे निकले हैं, यही जो निकले शब्द है वो चूड़ता है। बिहार के लोग अपने हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बिहार के यूथ को अगर मौका मिले कि अपने ही राज्य में अपने लिए कुछ बेहतरीन करने का, तो इससे स्टेट के डेवलपमेंट को एक नई दिशा मिलेगी। भारत के सबसे टफेस्ट एग्जाम जैसे कि UPSC, IIT, IIM में टॉप करने वाले स्टूडेंट भी बिहार के ही होते हैं। यानी कि यहाँ पे टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो एक पुश की, जिससे इन्हें भरोसा हो इनका स्टेट भी इनके लिए सब कुछ कर सकता है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसके साथ ही बैंक से फाइनेंस मदद लेकर सरकारी इन्वेस्टर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी हेल्प कर सकती है। लेकिन दोस्तों सरकार को यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि इन्हें बिना किसी हरासमेंट, करप्शन, लॉस में न जाए। ग्रोथ इन टूरिज्म। दोस्तों हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ टूरिस्ट प्लेस और खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। इसीलिए हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैसे बिहार दुनिया और भारत के महत्तम लोगों की जन्मभूमि और कर्म भूमि है, लेकिन बाकी स्टेट की तरफ बिहार अपना टूरिज्म सेल नहीं कर पाया है। आज हम उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं तो वहाँ अयोध्या राम मंदिर से भारत टूरिज्म में बड़ा जाम देखने को मिलता है। राम मंदिर ने उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए व्यापक टूरिज्म संभावनाएं क्रिएट कर दी है, जहाँ से पहले तक डेवलप के नाम पर सिर्फ कोशिशें ही हो पा रही थी और अब अयोध्या उत्तर प्रदेश को रिच बना रहा है। ठीक इसी तरह टूरिज्म सेक्टर बिहार के लिए मेजर रोल प्ले कर सकती है और हर स्टेट अपने टूरिज्म के प्रमोशन के लिए अच्छा खासा अमाउंट पेमेंट करते हैं, क्योंकि ये उन्हें अच्छी तरह से पता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री उन्हें बड़ा बिजनेस ला कर देगी। अगर बिहार सरकार अपने टूरिज्म प्रमोशन और स्टेट को टूरिज्म फ्रेंडली के साथ सेफ बनाने पर फोकस करे तो बिहार बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के अलावा नालंदा, विक्रमशिला, गया और भागलपुर जैसी जगहों के साथ एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बना सकता है। वर्क ऑन एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, गुड गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज। दोस्तों ये तो रही टूरिज्म की बात है, लेकिन अगर हम बिहार के कोर में जाएं तो शुरुआती रिफॉर्म में बिहार का एक बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट उसका एग्रीकल्चर भी दे सकता है। दोस्तों जैसे कि बिहार की इकोनॉमी में उसकी खेती का एक बड़ा योगदान रहा है, ऐसे में बिहार, हरियाणा और पंजाब से स्टेट से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में प्रेरणा ले सकता है। बिहार के पास उपजाऊ मिट्टी है जिनसे हम एक साल में 3 फसल ले सकते हैं। ऐसे में अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर फोकस करे और मॉडर्न
फार्मिंग टेक्निक को अपनाए तो बिहार अपने किसान के साथ इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा। इरिगेशन फैसिलिटी करो, डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन और मार्केट क्रिएट करके सीधे किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि आज बिहार की जीडीपी का 20% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बिहार में चाहे इंडस्ट्री लगने की बात करें, टूरिज्म सेक्टर की बात करें या किसानों को उनके हक के पैसे दिलाने की बात करें, तो आखिर में ये सारा मामला आकर रुक जाता है यहाँ के क्राइम रेट पर। एक रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम्स लैंड डिस्प्यूट को लेकर होता है। लैंड डिस्प्यूट एक ऐसा मामला है जिसे हर बिजनेसमैन बचना चाहता है और बिहार में जमीन मिलना इतना मुश्किल हो जाता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचता तक नहीं है। वहीं यहाँ क्राइम रेट भी हायर है। यही सब आंकड़े बिहार को अनवांटेड बनाते हैं। ऐसे में बिहार गवर्नमेंट को बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है और गुड गवर्नेंस एंड लैंड क्राइमलाइजेशन बिहार के लिए फॉरेन कंपनी के इन्वेस्टमेंट का भी दरवाजा खोलेगी, जो कि बिहार के लिए काफी अहम होगा। दोस्तों, इसी चीज का जीता जागता एग्जाम्पल बिहार की पड़ोसी स्टेट यूपी है, जहाँ पर गुंडागर्दी में कमी आने से शांति का माहौल आने से 2019 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश को लगभग 11,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली है। और अगर आप बिहार को थोड़ा और नजदीक से देखेंगे तो आपको समझ आएगा बिहार में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं, जिन्हें सॉल्व करना वहाँ की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन और महिला सुरक्षा। दोस्तों, बिहार में हालात ऐसे हैं जहाँ कुपोषण, खाने में प्रोटीन की कमी, अनीमिया और अंधापन की बहुत बड़ी समस्या है और साथ ही पीने लायक पानी जैसी सुविधाएं आज एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए मौजूद नहीं है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% दवाइयों की कमी है। साथ ही यहाँ पर 60% कम डॉक्टर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक बिहार के आधे से ज्यादा डॉक्टर बिहार के सिर्फ 3 जिले पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में ही है और बिहार में हर 1 लाख पेशेंट के लिए केवल 26 हॉस्पिटल बेड्स हैं, जबकि नेशनल एवरेज 138 हॉस्पिटल बेड्स का है। ऐसे में बिहार सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के अलावा पब्लिक हेल्थ सिस्टम को रिफॉर्म करने की भी जरूरत है, जिससे बिहार के लोगों को एक बेहतर जीवन मिल सके। कंसलेशन। दोस्तों, बिहार में आज जितनी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं ढांचागत प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें हम बिहार झारखंड बंटवारे को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो सारे मिनरल और मैक्सिमम रिसोर्स झारखंड के हिस्से में ही चले गए और इससे बिहार की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भी झारखंड के हिस्से में चला गया। लेकिन जब झारखंड बिहार का हिस्सा था उस पर इतना महत्व नहीं दिया गया, इसीलिए एक तरफ जहां ये बंटवारा झारखंड के लिए काफी फायदेमंद रहा, वहीं ये बिहार के लिए काफी नुकसान का सौदा रहा। लेकिन दोस्तों, आज बिहार अपने पॉलिसीज और लॉ एंड ऑर्डर को रिफॉर्म करके अपनी लॉन्ग लॉस्ट थ्योरी वापस हासिल कर सकता है और पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही और साथ ही इससे एम्प्लॉयमेंट के रास्ते भी खुलेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो बिहार के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर कोई और तरीका है बिहार को बदलने का हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।